बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तीन बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन, जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जेल वाला कैदी उसने ये साबित कर दिया है कि इस रेस का सिकंदर वही है और उसके एतराफ़ में पहले तो कमिश्नर रावलपिंडी का इस्तीफ़ा सामने आता है और कमिश्नर पिंडी के बाद एक और बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है। चीफ का इस्तीफा सामने आया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की जीत का एतराफ़ है ये इस्तीफा भी। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक से खलबली मच चुकी है। जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने बड़ा ही एक अहम जो इजलास है वो किया है। और इस इजलास के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर जो धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, इन इल्ज़ामात से मुतल्लिक जो गुफ्तगू है वो हुई है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अत्तर मिनल्ला भी इस इजलास के अंदर मौजूद थे। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और इसी तरीके से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की एक वीडियो भी सामने आई है। चीफ साहब का वीडियो में क्या कहना था, क्या वो इस तरह का कुछ बयान दे सकते हैं, कुछ अहम तरीन तफसीलात इस वीडियो पर भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी खबर है वो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से देते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि जैसा ही कमिश्नर पिंडी की जानिब से जो इस्तीफ़ा है वो दिया गया और इससे पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक वो की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एतराफ़ किया और इस एतराफ़ में उन्होंने कहा कि पिंडी डिवीज़न की जो सीटें थी माफ़ कीजिएगा, पिंडी डिवीज़न की जो सीटें थी तकरीबन 13 सीटें वो बनती हैं। इन सीटों में धांधली हुई है, धांधली नहीं बल्कि डाका, क्योंकि 70-70 हज़ार की लीड से जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, इन उम्मीदवारों को हरवाया गया और इसमें उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि ये धांधली हुई है और वो इस दबाव को अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका ज़मीर जाग उठा है। सुबह उन्होंने कोशिश की कि वो खुदकुशी कर लें, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं पाकिस्तानी अवाम के सामने ये सच जो है वो रखूंगा। और उसके बाद खबर क्या आती है कि कमिश्नर पिंडी जो है वो अचानक से गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर उसके बाद पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि उनको हमने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन फिर उसके साथ ही एक और ख़बर सामने आती है कि कमिश्नर पिंडी ने अपना जो बयान है वो इनिशियल रिकॉर्ड करवा दिया है और उस बयान में वो क्या कहते हैं, उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि वो अब भी जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने बयान दिया है, वो अपने उस बयान के ऊपर कायम हैं। और उस बयान में जो उन्होंने दिया, ना ही उन्होंने कोई नींद की गोलियां खाई हुई हैं, ना ही वो किसी तरह से नशे में हैं, वो अपने मुकम्मल होश में हैं और होश में उनकी जानिब से ये जो बयान है वो दिया गया है, वो अपने बयान के ऊपर बिल्कुल कायम है। तो ये बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई और इस डेवलपमेंट के बाद अचानक से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक खलबली सी मच गई और 5 बड़े जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और एक अहम तरीन जो इजलास था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। और उस इजलास में ये डिस्कस किया गया कि आया आज खुद नोटिस लिया जाए जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर, या आज खुद नोटिस ना लिया जाए। और इस इजलास की जो सरबराही थी वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से की गई और इसमें जो दीगर जजेस थे उन दीगर जजेस में एक तो जस्टिस आयशा मलिक थी, फिर इसी तरीके से जस्टिस आयशा मलिक के अलावा जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब थे और जस्टिस मंसूर अली शाह उनके हवाले से भी आ रहा है जी कि वो भी इस इजलास के अंदर मौजूद थे और उन्होंने इन तमाम तर इल्ज़ामात का जायज़ा लिया। फिर एट द एंड इसमें ये इजलास के अंदर जो डिसीजन है, जो फ़ैसला है वो हुआ कि चूँकि मंडे वाले दिन दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर है और इंतखाबात में धांधली और इंतखाबात को कालअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह दरख्वास्त मुकर्रर है, तो इस मामले को भी जो कि पिंडी के कमिश्नर के इल्ज़ामात हैं, इन मामलात को भी, इन इल्ज़ामात को भी उसी बेंच में ही देखा जाएगा। अब नाज़रीन देखें कितनी अजीब ये बात है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर ही इल्ज़ामात लग रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद ही केस की जो समात है वो करेंगे इंतखाबात में धांधली वाली। और उस केस में जो कमिश्नर पिंडी का जो बयान है, इल्ज़ामात हैं धांधली के, उसको भी कौन देखेगा, वो भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ही सरबराही में, चूँकि वही 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है तो इस मामले को भी वही देखेगा। तो अपने ऊपर लगे धांधली के इल्ज़ामात को आपने खुद ही जो है वो सुनना है, तो फिर बहरहाल इसका क्या फ़ायदा। लेकिन खैर ये इम्पोर्टेंट जो इजलास है वो हुआ और इस इजलास के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से जो एक वीडियो
बयान आप कहें या वीडियो मैसेज कहें या वीडियो गुफ्तगू कहें, क्योंकि सहाफ़ियों से उनकी जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई और इस गुफ्तगू में उनसे इन तमाम तर इल्ज़ामात के हवाले से भी पूछा गया और इन्होंने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और ये कहा कि लोग बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा देते हैं, ना कोई सबूत होता है ना कोई सदाकत होती है। कल को चोरी का भी इल्ज़ाम लगा देंगे, इल्ज़ाम लगाना आपका हक है लेकिन इसके साथ ही सबूत भी दें। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, पिटीशन आती है तो इसको हम देख लेंगे, हम फैसला कर लेंगे। लेकिन आप देखें कि एक तरफ काजी साहब खुद इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि इल्ज़ामात तो फिर कोई भी लगाता है, इसके साथ सबूत भी देने पड़ते हैं और चीफ जस्टिस ने अपना माइंड इस हवाले से शो भी कर दिया क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही जो इल्ज़ामात थे वो लगे और उन्होंने इनको मुस्तरद भी किया इल्ज़ामात को कि ये झूठे इल्ज़ामात हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी धांधली नहीं की। लेकिन उसके साथ ही क्या हो रहा है कि जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है इंतखाबात में धांधली का, उसकी सरबराही भी चीफ साहब के पास होगी और वही बेंच नंबर 1 जिसमें जस्टिस मुजफ्फर हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो भी शामिल होते हैं और इसी 3 रुकनी बेंच ने बल्ले का जो निशान था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया था और यही जो बेंच है वो धांधली वाला केस भी सुनेगा और कमिश्नर पिंडी के जो इल्ज़ामात हैं उसी केस के अंदर इस मामले को भी डिस्कस किया जाएगा और इस मामले को भी देखा जाएगा। लेकिन ऑलरेडी मुस्तरद कर चुके हैं तो ये भी आप कह सकते हैं कि मफादात का टकराव भी हो सकता है और जज खुद अपने ऊपर इल्ज़ामात के हवाले से कैसे जो पिटीशन है वो सुन सकता है। बहरहाल इसके साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें, बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाएं, इलेक्शन से उनका कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है। फिर इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा जी कि 2 फरीकैन थे जिनमें इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत थे जहाँ से इलेक्शन की तारीख तय नहीं हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, दोनों से तारीख ली और एक जो तारीख थी वो तय कर दी और उसके बाद जो फैसला था वो दिया। तो ये जो वीडियो मैसेज है वो वीडियो जो गुफ्तगू है ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से इस मामले के ऊपर सामने आई है। इस मामले के ऊपर जो बड़ा रिएक्शन है वो उनकी जानिब से दे दिया गया है। इसी तरीके से इंतखाबात में मुबैना धांधली के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से भी रिएक्शन सामने आया और पाकिस्तान बार कौंसल ने धांधली की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाने का जो मुतालबा है वो भी कर दिया है और इस पर उन्होंने ये कहा है जी कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात जो हैं वो सख्त हैं और सख्त रद्द अमल दिया और ये कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए इनके जो मुकम्मल तहकीकात हैं वो होनी चाहिए और इसके ऊपर जो कमीशन है वो बनना चाहिए। तो अब मामला चला गया है मंडे वाले दिन तक। देखते हैं मंडे वाले दिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होता है और किस तरह से इस मामले को टेकअप किया जाता है। लेकिन ऑलरेडी एक सवाल चीफ साहब के ऊपर उठ चुका है कि आपने कमिश्नर पिंडी के इस्तीफे के ऊपर के इल्ज़ामात के ऊपर रद्द अमल भी दे दिया वीडियो की शक्ल में और फिर उसके बाद धांधली के इल्ज़ामात आप पर लगे और आप ही केस सुनेंगे और फिर उसके बाद इसी केस में ये धांधली के इल्ज़ामात का जो मामला है ये भी देखेंगे। तो क्वेश्चन एक रेस हो गया है लेकिन मंडे वाले दिन इस केस की मजीद जो समात है वो होगी। इसी तरीके से नाज़रीन आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि कमिश्नर रावलपिंडी के बाद एक और बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ चुका है और ये जो इस्तीफ़ा है वो आया है परवेज़ खटक साहब का। अभी कुछ रोज़ कबल परवेज़ खटक साहब की जानिब से ये बयान दिया गया था कि वो सियासत छोड़ रहे हैं, मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, लेकिन बाद में आया जी कि वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए और सियासत से उन्होंने कुछ टाइम के लिए जो ब्रेक है वो ले ली है, वो अभी सियासत नहीं करेंगे, कुछ टाइम की ब्रेक के बाद करेंगे। लेकिन आज ये बड़ी खबर सामने आ गई है कि परवेज़ खटक साहब की जानिब से भी जो अपनी वो पार्टी के सरबराह थे, चीफ थे या चेयरमैन थे, उससे वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने सियासत को मुकम्मल तौर पर खैर बात जो है वो कह दिया है। और जो इसकी रीज़न उनकी जानिब से अभी तक सामने आ रही है उनका ये कहना है जी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, ख़राबी सेहत की वजह से वो ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब देखें जी कितनी दिलचस्प यहाँ पर सूरत हाल पैदा हो गई है और कितना अच्छा हो गया परवेज़ खटक के लिए कि वो ये इलेक्शन हार चुके हैं, क्योंकि अगर परवेज़ खटक साहब के दावों के मुताबिक अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते और फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने खुद को वज़ीर आला भी बनवा लिया था और अगर वो वज़ीर आला बन जाते और फिर उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती जिसकी वजह से वो काम अपना जारी नहीं रख सकते थे, तो कितना बड़ा एक जो है वो मसला क्रिएट हो जाता कि वज़ीर आला बनने के साथ ही वो फिर इस्तीफ़ा देते, क्योंकि अगर पार्टी का सरबराही वो छोड़ सकते हैं, इस्तीफ़ा दे सकते हैं कि तबीयत ख़राब है वो नहीं कर सकते, तो फिर वज़ीर आला के लिए तो ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उससे अगर वो इस्तीफ़ा देते तो कितना ज़्यादा जो है वो मुसीबत पड़ती, मसला होता। तो अच्छा ही हुआ वो इलेक्शन नहीं
नहीं जीते और उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो अभी ख़राब हुई और अभी वो रेस्ट के लिए चले गए हैं। बहरहाल परवेज़ खटक साहब का इस्तीफ़ा, और ये जो इस्तीफ़ा है ये इस बात का इकरार है कि जेल में बैठा कैदी नंबर 804 कप्तान इमरान खान डटा हुआ है और जेल में बैठे उसकी तबीयत ख़राब नहीं हो रही, लेकिन बाहर वालों की उसने जो तबीयतें हैं वो सब की ख़राब कर दी हैं। नवाज़ शरीफ को उसने चुप लगा दी है। आसिफ जरदारी जो ख़ुद को मुफाहमत का बादशाह जो है वो कहता था, या एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाया करते थे उसके हक़ में लोग, तो उसकी तबीयत भी साफ़ कर दी है कि वो भी इस वक्त पैगामात भिजवा रहा है इमरान खान को कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लो और हुकूमत बना लो। और इसी तरीके से परवेज़ खटक साहब इससे पहले जहांगीर तरीन जो ये दावे करते थे कि इमरान खान की हुकूमत उन्होंने बनवाई, वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने बनवाया इमरान खान को, और उनकी जो हालत हुई उन्होंने भी इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया, और अब परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये तमाम तर बातें इस चीज़ का सबूत है कि एक खिलाड़ी ने जो कि जेल में बैठा हुआ है उसने इस रेस में शामिल तमाम को पीछे छोड़ दिया है और वो इस रेस का सिकंदर बन चुका है। तो बहरहाल जी ये इस वक्त जो अहम तरीन मामलात हैं, ये अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इसी तरीके से जी चीफ़ कमिश्नर के हवाले से मज़ीद भी आपको बताता चलूँ कि जो ये इस्तीफ़े हैं, इन इस्तीफ़ों का सिलसिला बाखबर हलकों का कहना है कि ये शुरू हुआ है, ये इस तरह से अब रुकेगा नहीं। बाज़मीर लोगों की जो आवाज़ें हैं वो उन्होंने बुलंद करना शुरू कर दी हैं, और मैंडेट जो कि मुबैना तौर पर चोरी किया, इस मैंडेट के ख़िलाफ़ अब उन्होंने खड़ा होना शुरू कर दिया है। ये चीफ़ कमिश्नर का जो इस्तीफ़ा है ये बारिश का पहला कतरा है, और इसी तरह से मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं वो भी आएंगे। अब इसी तरह से एक और बात चीफ़ कमिश्नर के हवाले से कही जा रही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया, लेकिन उनके पास सबूत कहाँ पर हैं, उनके पास कोई सबूत हैं कि वो पेश करेंगे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। तो एक बात आप जहन में रखिए कि चीफ़ कमिश्नर का जो ओहदा होता है वो कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता, और इस पर कोई ऐसा ही शख्स नहीं बिठा दिया जाएगा कि जो उसको कोई ज़्यादा समझ बूझ ना हो। तो यकीनी तौर पर चीफ़ कमिश्नर के पास जो सबूत हैं वो भी होंगे, और इन्होंने तमाम तर मामलात को क्योंकि जो आरओज़ वगैरह होते हैं उनके साथ ये मीटिंग्स करते हैं, उनको इन्होंने ही जो ऑर्डर्स वगैरह है वो देने होते हैं, और आपने अगर चीज़ें मैनेज करनी है तो अगर आप चीफ़ कमिश्नर को मैनेज करते हैं और चीफ़ कमिश्नर के अंदर पूरा डिवीज़न है तो वो फिर उसके पास इख्तियार होता है कि वो तमाम तर चीज़ें उसके जो अंडर हैं उन तमाम तर मामलात को जो है वो अपने फ़ैसले करे और अपने जो अहकामात है वो जारी करे। तो बहरहाल जिस तरीके से चीफ़ कमिश्नर अभी तक डटे हुए हैं, उनके पास सबूत और तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, इसी वजह से उनका ये जो बयान है वो भी उन्होंने दिया है, और उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो अपने जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना जो बयान दिया उस बयान के ऊपर वो कायम हैं, और अपने बयान के ऊपर ना सिर्फ कायम रहने का उन्होंने कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा है जी कि मैं ना तो किसी तरह से कोई नशे में हूँ, ना ही कोई मैंने ऐसी गोलियां खाई हुई हैं या नींद की गोलियां खाई हुई हैं, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा है वो अपने पूरे होश में कहा है और अपने बयान के ऊपर मैं स्टैंड भी कर रहा हूं। तो ये नाजरीन इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब ने सबको फंसा कर रख दिया है। किसी को भी समझ नहीं आ रही कि इस वक्त इस सिचुएशन से किस तरीके से निकला जाए। ये लोग चले थे इमरान खान को माइनस करने के लिए, और इस वक्त इनको अपने लाले पड़ गए हैं कि अब हम इस सिचुएशन से कैसे निकलें, और इमरान खान को माइनस करने वाले इस वक्त इमरान खान साहब की मिन्नत तरले कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आप आएँ और आप हुकूमत बनाएं। पीपल्स पार्टी का बयान ऑन रिकॉर्ड है, वो कह चुके हैं जी कि इमरान खान साहब हुकूमत बनाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयान ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, वो ये कह चुके हैं जी कि हम हुकूमत नहीं बना रहे, इमरान खान साहब आकर हुकूमत बनाएं। हालांकि नवाज शरीफ पहले विक्ट्री स्पीच करते हैं, फिर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करते हैं, किया जाता है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि नहीं जी हम तो हुकूमत नहीं बना रहे, ज़्यादा सीटें आज़ाद की हैं तो इसलिए इमरान खान साहब ये जो हुकूमत है वो बना लें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का क्या कहना है, वो अपने मामले के ऊपर डटे हुए हैं, अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि अवाम ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। 2/3 अक्सरियत अवाम की जानिब से दी गई है, जो हमारी नशिस्तें छीनी गई हैं वो सारी की सारी नशिस्तें हमें वापस की जाए। यानी कि आप देखें कि इस बदतरीन धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 95 के करीब नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें थीं वो तकरीबन आप कहें कि कुछ 70-80 नशिस्तें कम की गई, और मुबैना धांधली के ज़रिए वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के और MQM के पलड़े में डाल रही। MQM की तो हालत ये थी कि कराची की 17 में से
कि 19 में से एक नशिस्त भी वो नहीं जीती। जो फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजे हैं, उन नतीजों में सीट जीतना तो दूर की बात, वो कोई ऐसा हलका नहीं है जिसमें वो compete भी कर रहे हो और सारे हलकों में आखिरी नंबर है उनका, यानी कि जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी उनसे वोटों की तादाद में आगे थी, लेकिन उनको भी जो नशिस्तें थी वो दिलवाई गई। तो बहरहाल इस वक्त सारे फंस चुके हैं और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर सबको ये बता दिया है कि इस रेस का सिकंदर में ही हूँ। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।